नमस्कार दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा राइस का एक्सपोर्टर भारत है, जिसके अंदर कई सारे देश भारत के राइस के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी ग्रेन की डिमांड को पूरी करने के लिए। अगर मैं इसी राइस की बात करता हूं तो आपको कुछ इस तरीके के खेत दिखाई देते हैं जिसके अंदर जो चावल है उसको पानी ज्यादा लगता है। ये आप बात महसूस कर पा रहे होंगे, और जब ये बात आप महसूस कर पा रहे होंगे तो ये चावल कहाँ उगेगा? ये चावल ऐसे राज्यों के अंदर उगेगा जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ईस्टर्न राज्यों के अंदर दिखाई देगा कि पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, जिसके कारण से ईस्टर्न राज्यों के अंदर राइस जो है वो ज्यादा होगा, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा प्रोड्यूसर के रूप में दिखेगा। उसके बाद में यूपी दिखेगा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में पंजाब दिखेगा, उसके बाद में आपको उड़ीसा दिखेगा, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम। अधिकतर राज्य आपको ईस्टर्न राज्य देखने को मिलेंगे जहां पर काफी ज्यादा बारिश होती है। इस कारण से राइस जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि भारत के अंदर इरिगेशन की फैसिलिटी इतनी ज्यादा अवेलेबल है नहीं। इसके कारण से जो पानी की डिमांड है वो बारिश से ही पूरी हो सकती है। मतलब एग्रीकल्चर जो राइस का भारत के अंदर होता है, इट इज अ रेन फेड एग्रीकल्चर। मतलब ये बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, मॉनसून के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और ये एक प्रकार की खरीफ क्रॉप है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो फिर एक और बात समझो कि अगर बारिश कम होगी तो इस चावल की खेती जो है वो कम होना स्वाभाविक है, चावल की खेती खराब होना भी स्वाभाविक है। इस बार क्या हो रहा है? इस बार कई सारे राज्यों के अंदर पानी की कमी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 53% तक पानी की कमी है। बंगाल के अंदर बारिश 26% तक कम हुई है। बिहार के अंदर 45% तक बारिश कम हुई है, जिसके कारण से इन राज्यों के अंदर जो राइस का प्रोडक्शन है वो स्वाभाविक रूप से गिरेगा। नॉट जस्ट दिस, आसाम के अंदर तो बाढ़ आ गई है, जिसके कारण से वहां पर भी चावल जो है वो खराब होगा। तेलंगाना के अंदर इस साल के चावल नहीं बल्कि पिछले साल के चावल भी खराब हो गए, जिसके कारण से चावल का ओवरऑल जो सप्लाई है वो पूरे भारत के अंदर इस बार कम होने वाला है। इतना ही नहीं, इस बार हम लोगों को यह भी दिखाई दे रहा है कि कई सारे किसानों का पैटर्न बदल रहा है। कई सारे किसानों ने चावल बोया, चावल बोने के बाद में समझ में आया कि अरे यार बारिश तो हो नहीं रही है, जिसके कारण से जो बोनी है वो खराब हो गई, जिसके बाद में वापस से बोनी करनी पड़ी, किसान की लागत बढ़ गई। कई सारे किसानों ने चावल की बजाय कॉटन उगाया गुजरात के अंदर। कई सारे किसानों ने तो ऐसे शुरू कर दिया है कि मूंग वगैरह उगाना शुरू कर दिए, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। मतलब ओवरऑल रूप से राइस कम उगाया जा रहा है, दूसरे क्रॉप और ज्यादा उगाया जा रहा है। मतलब भारत के अंदर इस बार राइस का सप्लाई जो है वो कम दिखने वाला है। और ये बात इस चीज से भी समझ में आ सकती है कि गवर्नमेंट का रिसेंटली एक ऑफिशियल डाटा निकाला गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ही डाटा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हर फ्राइडे के दिन बताती है कि कितना चावल बोया गया है पूरे देश के अंदर। पिछली बार 15 तारीख को ये पता चला था कि भारत के अंदर चावल कम बोया गया है, जिसके कारण से ओवरऑल चावल जो है वो भारत के अंदर कम होने वाला है। गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव नोट पे चीजों को एंड किया था, कहा था कि आने वाले समय में शायद बारिश हो जाए और चावल का प्रोडक्शन बढ़ जाए। बट 15 तारीख के बाद में 22 तारीख को ये रिपोर्ट वापस से आनी थी, पर 22 तारीख की आपको रिपोर्ट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 22 तारीख को कोई रिपोर्ट निकाली ही नहीं, जो दिखाता है कि शायद इस बार नेट सोइंग राइस की काफी ज्यादा कम रहेगी। सिमिलर सिचुएशन हम लोग को वीट की भी दिखाई दी थी। इस बार वीट के केस में क्या हुआ था? वीट के अंदर यह हुआ था कि जब वीट का हार्वेस्टिंग सीजन आया था तो उस दौरान में मार्च अप्रैल के महीने में भयंकर हीट वेव हुई। गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से वीट की जो क्वालिटी है वो कम हो गई, ओवरऑल प्रोडक्शन भारत के अंदर कम हुआ। एक तरफ तो भारत के अंदर पहले ही प्रोडक्शन कम हुआ, दूसरी तरफ क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड थी वीट की, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर पे थे। रशिया यूक्रेन भारी मात्रा में वीट सप्लाई करते थे, पर क्योंकि वो वॉर पे थे तो वो वीट नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण से इंटरनेशनल लेवल पे वीट की शॉर्टेज थी और भारत के ऊपर कई सारे देश जो है वो देख रहे थे। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत के अंदर से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हुआ। अब इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज्यादा होने के कारण और सप्लाई कम होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वीट के प्राइस बढ़ रहे थे, और जब वीट के प्राइस वहां पर बढ़े तो भारत के अंदर जो एमएसपी दिया जा रहा था उससे ज्यादा प्राइस एक्सपोर्ट करने पे किसानों को मिल रहा था। तो किसानों ने अपना जो अनाज है वो सरकार को देने की बजाय ट्रेडर्स को दिया और एक्सपोर्ट किया, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से सरकार के पास में गेहूं कम आया। और जब गेहूं सरकार के पास में कम आया तो गेहूं का प्रोक्योरमेंट कम हुआ। जब गेहूं का प्रोक्योरमेंट कम हुआ तो इस बार पहली बार हम लोगों को देखने को मिला कि प्रोक्योरमेंट अप्रैल और जून के महीने के अंदर पुराने स्टॉक से कम हो गया। और जब यह हालत हुई तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग वीट के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। पर वीट के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद भी डिमांड पूरी नहीं होगी। इसके कारण से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर जो वीट और राइस सप्लाई किया जाता है उसके अंदर कई सारे राज्यों के अंदर वीट को सब्स्टिट्यूट कर दिया था राइस से। मतलब अब हम लोग
वीट की कमी होने के कारण राइस की तरफ देख रहे थे कि यार राइस होगा तो हमारी फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, पर राइस के अंदर भी इस बार हम लोगों को कमी जो है वो दिखाई दे रही है। ये एफसीआई का ही ऑफिशियल वेबसाइट का रीसेंट डाटा है, जिसके अंदर पिछली बार जुलाई के अंदर जो ओवरऑल ग्रेन का स्टॉक एफसीआई के पास में हुआ करता था वो 900 मेट्रिक टन था, वो इस बार जुलाई के अंदर 602 मेट्रिक टन है। मतलब भारत के अंदर ओवरऑल ग्रेन जो है उसका स्टॉक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब स्टॉक कम है तो फिर फूड सिक्योरिटी के इश्यूज भारत के अंदर देखने को मिलेंगे। इवन भारत के अंदर हम लोगों को यह भी देखने को मिलेगा कि राइस के प्राइसेस लगातार बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, राइस जो है भारत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, जिसके अंदर से इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा जैसे देश जो हैं वो भारत के राइस को इंपोर्ट करते हैं। और जब भारत के राइस को इंपोर्ट करते हैं तो इन देशों के अंदर राइस की काफी ज्यादा डिमांड है भारत के। और जब भारत के राइस की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा है तो भारत के राइस का प्राइस बढ़ेगा। केवल इसी वजह से नहीं बढ़ेगा, एक तो डिमांड ज्यादा है, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर खुद के अंदर सप्लाई कम है। दूसरी तरफ हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इस बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। किसान जब खेती करता है, ट्रैक्टर चलाता है, तो उसमें डीजल का प्रयोग होता है, तो डीजल के ऊपर ज्यादा खर्चा हुआ। डीजल के ऊपर ज्यादा खर्चा हुआ तो ओवरऑल रूप से किसान की लागत जो है वो ज्यादा लगी। किसान ने इस बार तो ये भी किया है कि पहली बार सोइंग कर दी, पहली बार चावल बो दिया, चावल खराब हो गया तो उसके बाद वापस से बोना पड़ा, जिसके कारण से लागत और ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से इस बार जो चावल है उसके दाम आपको ज्यादा बढ़ते हुए भविष्य में दिखा देंगे। और उसका असर आज से दिखने लगा। लगभग 2400 प्रति क्विंटल तक का जो चावल का दाम था वो एक दिन में बढ़ के 2600 प्रति क्विंटल पे आ चुका है। 2600 रुपए प्रति क्विंटल, जो दिखा रहा है कि भारत के अंदर राइस का दाम लगातार बढ़ रहा है। इवन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर राइस का दाम लगातार बढ़ रहा है। अब जब राइस का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेंगे। अगर एक्सपोर्ट प्राइस एमएसपी से ऊपर हो जाते हैं तो फिर किसान जो है वो सरकार को चावल देने की बजाय एक्सपोर्ट करने लगेंगे। और जब चावल एक्सपोर्ट होगा तो सरकार के पास में चावल नहीं जाएगा, प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। जब प्रोक्योरमेंट नहीं होगा तो चावल का स्टॉक और ज्यादा कम होता हुआ दिखाई देगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तो गवर्नमेंट ने जो वीट के साथ किया था वही राइस के साथ करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। और ये सारी चीजें हम लोग को भविष्य के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राइस केवल फूड के लिए यूज नहीं आता कि मतलब राइस जो है वो केवल खाने में प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा इथेनॉल। इथेनॉल को ग्रेन बेस से भी बनाया जाता है, ग्रेन से बनाया जाता है, ग्रेन बेस्ड डिस्टिलेटर्स के अंदर। राइस का उसके अंदर काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। पिछली बार 2020-21 के अंदर एफसीआई के द्वारा जितना प्रोक्योरमेंट किया गया उसके अंदर से 81,044 टन तक का राइस जो है वो इथेनॉल बनाने के लिए दे दिया गया। उसके ठीक अगले वर्ष इथेनॉल बनाने के लिए जो राइस दिया गया वो 15 लाख से ज्यादा टन तक का था। एकदम से स्टिप राइस। क्यों? क्योंकि भारत इथेनॉल ब्लेंडिंग करने वाला है, जिसके अंदर इथेनॉल का प्रोडक्शन भारत को तेजी से बढ़ाना है। इस कारण से राइस का प्रयोग इथेनॉल के मैन्युफैक्चर के अंदर ज्यादा किया जाए पिछली बार। और इस बार फिर हम लोगों को देखने को मिला कि मार्च 2022 तक आते आते भारत के ग्रेन बेस्ड डिस्टिलेटर की कैपेसिटी बढ़ा दी गई, जिसके अंदर 270 करोड़ लीटर तक का इथेनॉल भारत के अंदर ग्रेन से बनाया जा सकता है, जिसके कारण से और ज्यादा राइस जो है वो इथेनॉल बनाने के लिए देना पड़ेगा, जिसके कारण से राइस की और ज्यादा शॉर्टेज हम लोगों को देखने को मिल सकती है। साथ में जो इथेनॉल बनाने के लिए राइस दिया जाता है वो 20 रुपए प्रति किलो से दिया जाता है और ओरिजिनल राइस का दाम है 40 रुपए प्रति किलो, जिसके कारण से आधे दाम पे इथेनॉल के अंदर राइस जाएगा तो बचा हुआ जो अमाउंट है, जो हर एक किलो के ऊपर 20 रुपए, वो किससे वसूल किया जाएगा? वो दूसरे लोगों से वसूल किया जाएगा। तो उसके कारण से भी ओवरऑल राइस के दाम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर राइस को के दामों को कंट्रोल करने के लिए इथेनॉल का प्रोडक्शन कम किया जाएगा तो फिर इन्वायरमेंटल इशू आ जाएंगे। भारत ने जो प्रॉमिस किए हैं कि हम लोग और ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, वो इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी और ऐसे कई सारे इश्यूज जो है वो हम लोगों को राइस के शॉर्टेज की वजह से देखने को मिलेंगे। साथ में पूरे विश्व के अंदर आज हंगर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। रिसेंटली एफएओ के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी। उस एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व के अंदर 93 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं हंगर से जूझ रहे हैं, भूखमरी से जूझ रहे हैं, जिनकी को ग्रेन की काफी ज्यादा आवश्यकता है, फूड ग्रेन की काफी ज्यादा आवश्यकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ग्रेन की शॉर्टेज होने के कारण हंगर के इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका असर शायद भारत के अंदर भी देखने को मिल सकता है। भारत के अंदर भी पॉवर्टी बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है, भारत के अंदर भी दिखाई दे सकता है माल न्यूट्रिशन।
और ज्यादा बढ़ता हुआ। ये सब कुछ होगा कोविड-19 और रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की PPT PDF चाहिए तो आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे। अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स हाई टाइम, क्योंकि 29 तारीख तक अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10 नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, बेस्ट किताबें मिलेंगी, अनअकैडमी के नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब्सक्रिप्शन के साथ। मतलब ये जो प्राइस आपके सामने है इसके अंदर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा 55,000 के अंदर। कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ में, किताबों के साथ में, नोट्स के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो इतना प्राइस केवल टेस्ट सीरीज का हो जाता है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, अपने लिए किफायती चीज चुनो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।